ये तरकीब आपको यूट्यूब चैनल में आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ। अगर आप ये तरकीब आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पद्म पाणि ज्ञान में। दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए। मुश्किल से 8 से 9 दिन ही शेष रह गए। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने छात्रावास अधीक्षक की तैयारी अब तक पूरी कर ली होगी। दोस्तों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हमें सबसे पहले रणनीति तैयार करनी होती है। अपने युद्ध कौशल की रणनीति के साथ साथ हमें अपने मनोवैज्ञानिक रणनीति को भी प्रबल करना होता है। तो ये एग्जाम भी हमारे लिए युद्ध के समान ही है। व्यापम का हर एग्जाम अपने आप में एक युद्ध के समान होता है, जिसके लिए हमें रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है, हम एग्जाम की तैयारी पूरी तरीके से कर लिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जिससे हमारे एग्जाम में जो है अच्छे स्कोर बन सके। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपने छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए अपनी संपूर्ण तैयारी कर ली होगी, परंतु हमें ऐसी कुछ कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, जिसे हम अक्सर एग्जाम के समय में ध्यान नहीं देते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम 2 से 3 और 5 नंबर तक हम अपना गंवा बैठते हैं, जिसका अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये हमारे आने वाले एग्जाम में भी काम आएगा, और इससे हम कभी भी एग्जाम में कोई भी छोटी छोटी गलती नहीं करेंगे, जिससे हमें 4 से 5 नंबर का नुकसान हो। तो वो क्या गलती है दोस्तों, जिससे हमको बचना है, जिन बातों का ध्यान रखना है, वो क्या क्या बातें हैं, उसके बारे में ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली छोटी बात है, जिसका अक्सर हमें ध्यान नहीं देते हैं, वो है एग्जाम सेंटर में हमें समय में पहुंचना। दोस्तों, हमें एग्जाम सेंटर में कम से कम 40 मिनट पहले पहुंचना है। इसका इसका इम्पोर्टेंस समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम किसी फंक्शन में गए हैं, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, नए वातावरण में हमारा माइंड जो है सहज महसूस नहीं करता है, और किसी चीज़ का हम जवाब देना होता है। अगर कोई हमसे कुछ प्रश्न पूछ देता है और हमें उसका जवाब देना होता है, तो हम उस तरह से जवाब नहीं दे पाते हैं जैसा कि हम दे सकते हैं, जिसमें अपना 100% दे सकते हैं। लेकिन कुछ ही समय अगर बीतता है और हम वहाँ रुकते हैं, और हम अच्छे से सामने वाले पर्सन से अच्छे से घुल मिल जाते हैं, तो हम उनके सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दे पाते हैं। तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारा माइंड जो है उस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाता है, हम अच्छे से सामने वाले के साथ वातावरण से परिचित हो जाते हैं। ठीक वैसा ही एग्ज़ाम सेंटर में पहले पहुँचने से होता है दोस्तों। अगर हम एग्ज़ाम सेंटर में पहले पहुँचते हैं, तो हम वहाँ की परिस्थिति, वहाँ के वातावरण से हम अनुकूल हो जाते हैं, हम वहाँ से परिचित हो जाते हैं, हमारा माइंड जो है कंफर्टेबल फ़ील करता है। हमें जो है मन में हमारे जो है हड़बड़ाहट नहीं रहता है, किसी तरह का जो है हौच-पौच नहीं होता है। हम हमारा माइंड जो है रिलैक्स फ़ील करता है। जब हम रिलैक्स फ़ील करेंगे दोस्तों, तब हम सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाएँगे। तो ये बात को आप ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी आप एग्ज़ाम दिलाने जाएँ, तो आपको कम से कम 40 से 45 मिनट पहले पहुँचना है। 1 घंटा पहले पहुँचते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 40 से 45 मिनट का आप क्लीयरेंस रखिए, ताकि उस जगह पर आप जाएँ, वहाँ पर आप वॉशरूम वगैरह जो भी वो चीज़ें हैं, आप अच्छी से देख लीजिए। हमें एग्ज़ाम में 4 से 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमको हल करने होते हैं। हमें मैथ्स के लिए अलग तरीके से हम हल करते हैं। थ्योरी के लिए हम याद किए होते हैं, उसको रिकॉल करना होता है माइंड को। मैथ्स के लिए आपको अलग तरीके का बनाना होता है, इंग्लिश के लिए आपको अलग तरह का दिमाग यूज़ करना होता है, हिंदी के लिए अलग। तो इन सारे सब्जेक्ट के लिए हमारा माइंड जब स्विच करता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उनको क्या माइंड को क्या है रिकॉल करना होता है कि मैंने जो पढ़ा है वो कहाँ से है, वो माइंड को जो है रिकॉल करना होता है। तो माइंड रिकॉल तभी कर पाएगा जब माइंड आपका रिलैक्स रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मनोवैज्ञानिक जीत से ही हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, ओएमआर सीट में गोला भरना। ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन इसमें भी कम से कम अगर इसमें भी हम कुछ गलती करते हैं, तो हम कम से कम 1 से 2 मिनट बर्बाद कर देते हैं, और ये 1 और 2 मिनट की कीमत हमको लास्ट समय में पता चलता है। जब भी हम गोला भरते हैं, गोला भरने के 3 से 4 तरीके हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से शो करता हूँ कि आप किस-किस तरीके से गोला भर सकते हैं, और कौन-सा तरीका सब है सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देख सकते हैं।
दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में कई तरीके के जो गोला भरने के तरीके हैं जो आप फॉलो करते होंगे, लेकिन आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि इससे भी फर्क पड़ सकता है। गोला भरने का जो सबसे सही तरीका है, जो साइंटिफिक तरीका है, जिसमें सबसे कम समय लगता है, वो है लेफ्ट टू राइट। गोला को ऐसे भरेंगे तो सबसे हम स्पीड में अपना भर पाते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम हमको अपने प्रश्न बनाने में दिन लगाना है और बाकी क्रियाकलापों में हमको सबसे कम समय लगाना है। इसलिए इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करके जाना है आपको। हो सके आपके पास पर्याप्त समय है, आपने तैयारी कर ली है अच्छे से, तो आप जो है गोला भरने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमें बहुत ही अच्छे से पेपर बनाने के लिए छोटी-छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 जो है ओएमआर शीट भरते वक़्त अगर हमसे किसी प्रकार की प्रश्न पर गलती हो जाती है, हम ऑप्शन सी को लगाना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन डी को लगा देते हैं। दोस्तों प्रश्न बनाने के जो तरीके होते हैं, सभी स्टूडेंट के अलग-अलग तरीके होते हैं। कुछ ओएमआर शीट जो सॉल्व करते हैं, प्रश्न को जो सॉल्व करते हैं, वो 2 तरीके के सॉल्व करते हैं। मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा है, वो किस तरह के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, वो पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं और उसके आंसर जो उनको बनाने होते हैं, वो जैसे 3 घंटा का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो 3 घंटे के प्रश्न में वो 2.5 घंटा या 2 घंटा जो है प्रश्न को बना लेते हैं और उसके ऑप्शन को ओएमआर शीट में न लगाकर उसी प्रश्न पेपर में लगा लेते हैं। उसके बाद आखिरी में वो आधा घंटा 1 घंटा में उस आंसर को टिक करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे गलत तरीका है। इस तरीके से आप अपना पेपर पूरी तरीके से बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप हड़बड़ी में एक साथ जब ए बी सी डी लगाएंगे तो वो आपके प्रश्न क्रमांक ऊपर नीचे हो गए, तो एक प्रश्न आपका गलत हुआ तो आपके 40 से 50 से 100 प्रश्न को आप गलत लगा देंगे। तो ये तरीका आप कभी भी नहीं अपनाइएगा। अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो इसे आपको तुरंत छोड़ना होगा। इसके बजाय आपको सीक्वेंस वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रश्न को बनाते जाना है। जैसे छात्रावास अधीक्षक के लिए मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के 20 प्रश्न आ रहे हैं या 25 प्रश्न आ रहे हैं, 30 प्रश्न आ रहे हैं, जैसे भी जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, आप उनको सीक्वेंस वाइज एक से बनाते जाइए। अगर नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। पहले क्वेश्चन को बनाएं, आपसे बन रहा है तो उसको उसी समय ओएमआर शीट पर टिक कर लीजिए कि 180। और जब भी आप प्रश्न बनाएं, जैसे कि आप 115 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, 115 नवंबर का जो प्रश्न का आंसर जो है वो सी है, तो आप मन में एक बार रिकॉल कीजिए 115 का सी, 115 का सी। उसके बाद ओएमआर शीट में आप भरिए कि 115 का सी ऐसे करके। इससे आपको गलती नहीं होगा। और आपको प्रश्न 115 को देखना है, तक आप टिक लगा रहे हैं जिसका गोला भर रहे हैं, प्रश्न में देखिए वो 115 है कि नहीं है। फिर आंसर शीट में देखिए 115, उसके बाद फिर ऐसे राइट में मिलाने के बाद सी में आंसर लगाइए। इससे आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों याद रखिए, अगर आप एक नंबर आप मिस कर दिए, जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं, आप एक नंबर से अगर आप पीछे रह गए तो आप जॉब से बाहर हो जाएंगे। एक नंबर में कम से कम 200 से 500 लोग रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और पोस्ट ज़्यादा है तो 1000 लोग भी होते हैं। मैं आपको एक लिस्ट शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि कंपटीशन का क्या लेवल है। अगर आप नए हैं, अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक नंबर की कीमत सबसे पहले समझनी होगी। तो आप समझिए 40-50 तो पोस्ट ही आती है। एक नंबर से आगे होना मतलब बहुत आगे होता है। इसलिए आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात का ध्यान रखेंगे और गलती नहीं करेंगे। अब ये तो हुई गलती नहीं करने की थिंकिंग को लेकर। मान लेते हैं अगर आप 115 का आप सी लगाते हैं लेकिन आप गलती से 115 का डी लगा लिए, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में दोस्तों आपको एक तरकीब लगानी है। ये तरकीब आपको यूट्यूब चैनल में आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ। अगर आप ये तरकीब आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तरकीब है कि आप 115 का आप सी लगाते लगाते आपने गलती से डी लगा दिया, तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ देते हैं, अब गलत हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है। आप उसको अ, अगर आप रेजर रखे हैं या नाखून आपके बड़े हैं, नाखून आप बड़े करके जाइएगा। नाखून से आप उसको हल्का हल्का आप खुरचेंगे। ऐसा खुरचना है कि पेपर फटे ना। हल्का हल्का व्हाइट, हल्का हल्का आपको उसको खुरचना है और उसको व्हाइट कर देना है। वो हल्का सा मैला हो जाएगा। दोस्तों ये तरकीब मैंने किया था, कई बार मेरे प्रश्न गलत हो गए थे और 6 से 7 बार ये गलती मेरे साथ हुई है। 6 से 7 बार गलती हुई है। सोच सकते हैं कितना नंबर का लॉस मैंने किया होगा। तो
ये गलती करने के बाद 7 बार में से 5 बार मेरे उस आंसर को सही लिया गया है। उसको सुधार कर फिर मैंने डी को लगा लिया। जैसे डी को आंसर लगाना था तो मैंने फिर डी को लगाया, तो फिर मेरा आंसर 7 में से 5 बार सही लिया है और 2 बार उस प्रश्न को गलत लिया है। गलत लिया मतलब उस प्रश्न को ही विलोपित कर लिया है, गलत कर लिया है। मतलब उसको काउंट नहीं किया है, मशीन काउंट नहीं किया है उस प्रश्न को। तो आप ये तरकीब बिल्कुल अपनाइएगा दोस्तों, बिल्कुल अपना सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर आप उसको अगर इससे कोई लॉस नहीं है, देखिए प्रश्न को तो आप पहले ही गलत कर चुके हैं, 1 नंबर तो आपको ऐसे ही लॉस होने वाला है। अगर आप ऐसा खुरच देते हैं तो इसके चांसेस आपके ये हैं कि वो प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, इसलिए रिस्क आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये तरकीब अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है, वो पॉइंट जो हमारे सामने जो प्रश्न उठता है कि हम कौन से सब्जेक्ट को पहले डील करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना लें, और कौन से सब्जेक्ट को हम पहले चूज करें। अगर आप सिलेबस देखें तो पहले थ्योरी आता है, फिर बीच में आपका मैथ्स आता है। तो आपको सबसे पहले हमें हमारे माइंड में जो रहता है दोस्तों, हमारे सामने जो दुविधा आती है वो 3 तरह की दुविधा आती है जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट को लेकर हमें परेशानी होती है। पहला ये है कि हम थ्योरी सब्जेक्ट जिसमें कंप्यूटर, जीके, जीएस, करंट अफेयर को बनाना होता है। दूसरा होता है मैथ्स और तीसरा होता है इंग्लिश। तो इसमें हम मैथ्स को पहले बनाएं या थ्योरी को पहले बनाएं या सीक्वेंस वाइज जाएं या इंग्लिश को पहले बनाएं, ये हमारे मन में दुविधा होती है, क्योंकि इनको डील करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पर आप काम नहीं करेंगे, इसको आप नहीं सोचेंगे, इसके लिए आप प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आपको समय कम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, मेरी एडवाइस है, जो मैं अब तरकीब अपनाता था अपने एग्जाम में, जिसे जिस तरकीब को अपनाकर मैंने तीनों एग्जाम निकाले हैं, तो वो तरकीब है दोस्तों, मैथ्स को आप सबसे आखिरी में बनाएंगे। आखिरी में, एकदम आखिरी में नहीं बनाना है। जब आप पहले राउंड में जब सारे क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो जो प्रश्न बनते जा रहे हैं उसको बनाते जाना है। पहले आपको थ्योरी अटेंड करना है, सबसे पहले आपको थ्योरी अटेंड करना है। थ्योरी में कंप्यूटर, जीएस, करंट अफेयर, ये आपको प्रश्न देखते ही आपसे ये बन जाते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको थ्योरी अटेंड करना है। उसके बाद उसके बाद आपको आना है मैथ्स पे। मैथ्स में आप जैसे 20 में से आप 10 प्रश्न बना लेते हैं, उसके बाद 10 में आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, वो आपको लास्ट में बनाना है, या आप मैथ्स को सबसे लास्ट में ही बना सकते हैं। तीसरा, इंग्लिश। इंग्लिश को आपको बीच में बना लेना है, जो जो प्रश्न आपके इंग्लिश के बनते हैं उसको पहले बना लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही रणनीति अपनानी है, आपको यही रणनीति अपनानी है कि मैथ्स आपको सबसे लास्ट में बनाना है। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स को भूल कर भी आपको सबसे पहले नहीं बनाना है। खासकर जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड जिनका नहीं है, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और आप मैथ्स के 2-3 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि मैं मैथ्स को पहले जाके बना लेता हूँ जिससे मेरा टाइम बचेगा, इससे क्या होगा, अगर आपसे स्टार्टिंग के 3-4-5 प्रश्न मैथ्स के नहीं बने तो माइंड आपका निगेटिव चला जाएगा, मेरे से तो कोई प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो आप आगे आने वाले जो सही प्रश्न है उसको भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए मेरी राय यही है दोस्तों कि मैथ्स के प्रश्न आपको सबसे आखिरी में बनाने हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन पेपर बनाने बैठेंगे, आप उसको 2 स्टेज में बनाएंगे। आपको पेपर को 2 स्टेज में सॉल्व करना है। पहले स्टेज में ऐसे प्रश्न को बनाना है जो आपसे बनते हैं, इजीली बनते हैं, जिसके लिए आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है, आपको जिसका आंसर पता है। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ये प्रश्न आ गया, चुपचाप आप उसका रायपुर का आप लगा देंगे, इसमें आपको किसी प्रकार का सोचना नहीं। और ऐसे सारे प्रश्न जिसमें आपको डाउट है कि इसका आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा, 2 में से एक आपको पता है, ऐसे प्रश्न को आप सेकेंड राउंड जब आप बनाएंगे, सेकेंड स्टेज में जब आएंगे, सेकेंड राउंड में, तब उसको सॉल्व करना है। इसके लिए कम से कम आपको 1 घंटे बचाने होंगे। जैसे 3 घंटे के अगर पेपर है तो आपको 1 घंटा उसको बचाना है, और 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में आपको बना लेना है, और आधा से पौन घंटा, 1 घंटा आपको बना के रखना है सेकेंड राउंड के लिए। मैं यही तरकीब अपनाता था, 2 राउंड में पेपर बनाता था हमेशा। तो आप इस तरह से रणनीति बना लेंगे, और सेकेंड सेकेंड राउंड में जब जाएंगे तब आपको अपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं उसके हिसाब से आप रिस्क लेना रहेगा आपको।
तो आपको कभी भी पेपर जो है आपको 2 राउंड में बनाना रहेगा। पहले राउंड में सरल पेपर को बनाना है, दूसरे राउंड में जो है 50-50 वाले प्रश्न है, उस पर आप रिस्क लेने की सोच सकते हैं। ये आपकी तरकीब होनी चाहिए। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें अपने माइंड में ध्यान रखनी है, हम एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं, तो हमें कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने चाहिए कि हम सेफ रहें, कितने नंबर लाने होंगे कि हम सेफ रहें, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। आप जब पूरे प्रश्न बना लेंगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बेस पर आपको प्रश्न बनाएंगे। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में 150 नंबर के प्रश्न में जनरल से 150 नंबर के प्रश्न में जनरल से सिलेक्शन 70% पे हो जाता है। वहीं ओबीसी में अगर देखें 68% नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। वहीं एससी, वहीं एसटी 60, वहीं एससी 63 और एसटी 55 से 60 में 60% में सिलेक्शन हो जाता है। ये कट ऑफ जाता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट तक, इतने में सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी आपका हॉस्टल वार्डन में कितने नंबर का है? अभी हॉस्टल वार्डन आपका है 100 नंबर का। तो 100 नंबर में आपको, अब दोस्तों समय के साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है। जिस तरह से कंपटीशन एग्जाम आपके काफी अब हाई हो चुका है, तो 100 में से आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं, 78 से 85 तक अगर आप लाते हैं, तो आप सेफ हैं जनरल से। ओबीसी में आप, ओबीसी वही मैं अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी में आप 75 से 75 प्लस लाते हैं तो आप सेफ हैं। एससी में आप 72 प्लस लाते हैं तो सेफ है। एसटी में आप 60, एसटी में आप एसटी में आप 68 प्लस लाते हैं तो सेफ है। इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पहले राउंड में बनाते हैं और सेकेंड राउंड में, पहले राउंड में आप बनाते हैं और आपका 78 से कम आ रहा है, तो आपको सेकेंड राउंड के लिए जाना है और आपको रिस्क लेना है और इतने 78 तक आपको पहुंचाना है। मतलब आपको 85 तक, 86 85 तक आपको अटेम्प्ट करके आना है, ताकि जब गलत सही भी हो तो आपके 78 तक, 80 तक आ ही जाए, आंसर नंबर आ जाए 78 से 80 तक। ओबीसी में वही है, तो 75 से कम में काम नहीं चलेगा। आपको 75 से 80 तक तो नंबर आपको लाने होंगे, कम से कम में 75। एससी में 72 तक लाने होंगे, एसटी में आपको 68 प्लस तक लाने होंगे, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। उसके हिसाब से आप वहां जाकर प्रश्न को अटेंड करेंगे। तो इन सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान रखने आगे एग्जाम को दिलाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और इसी तरह से आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने इस चैनल पर जो है व्यापम की सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा और अपने तरीके से पढ़ाऊंगा कि कैसे सिंपल से सिंपल तरीके से आप एग्जाम को टैकल कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।